IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं IBN 7 और शाम के 7 बज चुके हैं। देश दिन भर में तमाम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। तमाम खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो अभी तक आ रही है वो है ताजमहल की सिक्योरिटी में सेंध से जुड़ी खबर जो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा नागपुर में किस तरीके से एक शख्स को उसका सरेआम कत्ल कर दिया गया, लोग तमाशबीन बने रहे, वहाँ पर देखते रहे। हैदराबाद से खबर आ रही है जहां पर एक मासूम को छुड़वाया गया है। इसके अलावा एक और खबर है ईमानदार IAS ऑफिसर की मौत की। विस्तार से हम करेंगे इन तमाम खबरों पर चर्चा। तो चलिए सबसे पहले ताजमहल की बात करते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल देश की शान है और यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सिक्योरिटी में कभी भी सेंध नहीं लग सकती कहा जाता है, लेकिन खबर अभी आई है कि ताजमहल की सिक्योरिटी में ही सेंध लगी है। रिपोर्ट देखिए। आगरा में ताजमहल के सुरक्षा इंतजामों पर आज फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब की बार ये सवाल खड़ा किया है एक पैराशूट ने, जो कि ताजमहल परिसर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में काफी देर तक मंडराता रहा और ताज की सुरक्षा में लगी एजेंसियां मुंह बाए उसे देखती रहीं। ताजमहल के आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन घोषित है। इस ऐतिहासिक क्लासिक इमारत की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी तरह के उड़ान पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके ऊपर पैराशूट कैसे पहुंचा ये बड़ा सवाल बन गया है। बहरहाल एजेंसियां इसकी जाँच में जुटी हुई है। ताज के सुरक्षा इंतजामों में सेंध कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार ताज की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है, पर सुरक्षा इंतजामों में लगी एजेंसियां केवल मुकदमा दर्ज कराकर अपने काम को पूरा समझ लेती हैं। क्या वजह और क्या कारण है, जाने के लिए सीधे चलते शलभ त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। शलभ, क्या कारण आप देखते हैं? हालांकि ताजमहल की सिक्योरिटी बहुत ही पुख्ता होती है, कहते हैं कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, सीआईएसएफ के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस पूरी घटना की जब छानबीन की तो ये मालूम चला कि बगल में ही सेना का एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर पैराशूट से फ्लाई करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और जिस शख्स ने जिसे फ्लाई किया था उससे जब पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि वो दूसरी तरफ पैराशूट से कूदा, लेकिन हवा का तेज बहाव था, इस वजह से वो ताजमहल की तरफ आ गया। फिलहाल सीआईएसएफ ने अपनी तरफ से एक तहरीर थाने में दे दी है। मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ है। सीआईएसएफ के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और सेना के अधिकारी जिनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो चूक बताई जा रही है वो एक तो मानवीय चूक ये है कि उस एरिया में वहाँ पर फ्लाई नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में एक वजह ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि हवा का झोंका बहुत तेज था, हवा बहुत तेज बह रही थी, इस वजह से जो पैराशूट जो शख्स फ्लाई कर रहा था वो उस साइड में चला गया जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए था। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। कैसे ये चूक हुई इसको देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। नजरा बना रहे कि दोबारा हम संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शलभ त्रिपाठी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगली खबर है महाराष्ट्र के नागपुर से। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। एक शख्स, दुकान मालिक, जो कि अपनी दुकान पर बैठा है, दो लोग आते हैं नकाबपोश और तमाम ग्राहकों की मौजूदगी में उस शख्स का सरेआम कत्ल करके भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी दुकानदार को बचाने की कोशिश नहीं करता, उन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। देखिए सीसीटीवी में कैद हुई कत्ल की ये तस्वीरें। नागपुर के सीताबर्डी का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार दोपहर के करीब 1 बजे हेलो वर्ल्ड मोबाइल शॉप में ग्राहक मोबाइल खरीदने में लगे हैं और दुकान के मालिक भरत खटवानी बड़े इत्मीनान से ग्राहकों को मोबाइल की खूबियां बता रहे हैं। इसी समय 25 से 28 साल के दो बेखौफ नकाबपोश किसी की तलाश में दुकान में घुसे। अचानक परेशान भरत भाई कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। नकाबपोश दुकान के मालिक की ओर झपटे और चंद मिनटों में उन्हें एक के बाद एक 8 बार चाकुओं से गोद डाला। वारदात के वक्त दुकान में करीब 8 से 10 लोग मौजूद थे, लेकिन मदद करने के बजाय सभी घायल व्यापारी को खून से लथपथ हालत में छोड़कर भाग गए। बाद में अस्पताल में व्यापारी की मौत हो गई। ये वारदात 7 मार्च की है। विवेक गुप्ता हमारे समाचार हमारे साथ मौजूद है। विवेक, कुछ जानकारी मिल पाई है कातिलों के बारे में? हालांकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन पुलिस कुछ जांच में आगे बढ़ पाई है? नजर देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि नागपुर पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने जो कोई स्केच बनाने की कोशिश की गई है, कोई जो दुकानदार दुकान में मौजूद थे 7 मार्च के दिन, उन लोगों से पूछताछ कर रही है। जो कस्टमर बने थे उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कितने हाइट के थे, क्या पहने हुए थे। हालांकि जो सीसीटीवी से ये साफ तय हो रहा है कि ये जो प्लानिंग थी मर्डर का वो पूरा
पूरी तरह प्लान मर्डर है, क्योंकि आप देख सकते हैं फुटेज में कि जो आरोपी हैं वो अपने चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे और सीधे दुकान के अंदर आते हैं और दो लोग ताबड़तोड़ हमला करते हैं भरत खटवानी के ऊपर, जो दुकान के मालिक हैं, और तकरीबन 8 से 9 बार में चाकू से वार की जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। नागपुर पुलिस इस पूरे मामले में दावा कर रही है कि तफ्तीश जारी है और जो उनकी तफ्तीश है वो सही दिशा में चल रही है। अब बहुत शुक्रिया विवेक, नजर आप बनाए रखिए। अभी तक कातिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से सटे एक गांव की खबर है जहां पर 19 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। कहा जा रहा है कि पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा हुआ, जिसके बाद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के वेलकरपाड़ा इलाके में एक 19 साल की लड़की ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। पड़ोस में रहने वाले देवीदास की पत्नी को शक था कि उसके पति का अफेयर दीपिका के साथ चल रहा था। इस बात को लेकर देवीदास की पत्नी आए दिन दीपिका के साथ झगड़ा करती थी। दीपिका इस वजह से काफी परेशान भी रहती थी और फिर 10 मार्च की सुबह उसने खुद को आग लगा ली। पुलिस ने देवीदास की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में 2 लोगों की तलाश कर रही है। 3 आरोपी इसमें है और IPC 306 5 से 4 5 से 6 34 के अनुसार मामला दर्ज किया। एक आरोपी अरेस्ट है। पुलिस स्टेशन में आपने पूरा मामला दिया, किस तरह का मामला दाखिल किया पुलिस? ये कि हम मीन्स वो लड़की को ज़्यादा टॉर्चर करते थे और उन्होंने मतलब उसके ऊपर रॉकेल फेंक के उसको मार दिए थे। खबर कर्नाटक से, जहां पर टैक्स फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले IAS ऑफिसर रवि की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। पंखे से लटकी हुई उनकी लाश मिली और इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। हालांकि विधानसभा में जिस वक्त इसको लेकर हंगामा चल रहा था, हैरानी की बात यह है कि वहां पर कुछ सांसद आराम की नींद फरमा रहे हैं। रेत माफिया से टक्कर लेने वाले कर्नाटक के IAS अधिकारी DK रवि का शव सोमवार को बेंगलुरु में उनके फ्लैट में पंखे से लटका मिला। पुलिस शुरुआती जांच से इसे खुदकुशी का मामला मान रही है, लेकिन घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री KJ जॉर्ज ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। Investigation is going on. We do not know the cause of the death, exact cause of the death. Let the inquiry come in, investigation be conducted and let them come out with the report. IAS की मौत के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलार जिले में बुलाए गए बंद के दौरान विरोध प्रदर्शनों में पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की। लोग अब इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। कोलार ही वो जिला है जहां 35 साल के DK रवि ने डिप्टी कमिश्नर के तौर पर रेत माफिया से टक्कर ली थी। और अगली खबर है पंजाब के अमृतसर से, जहां पर हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है। एक प्रेमी जोड़े को धारदार हथियार से उसका कत्ल कर दिया गया। अमृतसर के अजनाला कस्बे में बुरी तरह कटी हालत में पड़ी इस प्रेमी जोड़ी की लाश देखकर पूरे इलाके में लोगों की आंखें पथरा गई। 24 साल के गुरजंट सिंह और 20 साल की मंजीत कौर ने 1 साल पहले अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। इन दोनों ने अपनी मोहब्बत की दुनिया तो बसा ली, पर मोहब्बत के दुश्मनों को ये नागवार गुजरा। सोमवार रात दोनों की कुल्हाड़ी और तलवार के वार से हत्या कर दी गई। मोहब्बत करने वालों से नफरत करने वाले लड़की के परिजनों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया। वारदात को अपनी आंखों से देखने वाले मृतक गुरजंट के परिजनों ने कहा कि प्रेमी जोड़ी की लाशों पर हमलावरों ने गोलियां भी दागी। ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣ ਡੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 6-7 ਜਾਣੇ 2 ਕਾਣ ਪਿੱਛਾ ਤੇ 6 ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕੋ ਦਨਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। पुलिस ने मृतक गुरजंट के परिजनों के बयानों के आधार पर लड़की मंजीत कौर के परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मोहब्बत के दुश्मनों को कोर्ट चाहे जो सजा दे, पर अब मंजीत और गुरजंट की प्रेम की दास्तान तस्वीरों में ही सिमट कर रह गई है। खबर आम आदमी पार्टी की। 10 दिन तक इलाज कराने के बाद अरविंद केजरीवाल स्वस्थ होकर दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन अब पार्टी की सेहत को कौन ठीक करेगा। वैसे डैमेज कंट्रोल भी शुरू हो चुका है। मुलाकातों का दौर जारी है। कल रात संजय सिंह, आशुतोष, आशीष खेतान सभी लोग योगेंद्र यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और आज सुबह भी आशीष खेतान ने प्रशांत भूषण को फोन करके समय मांगा कि वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ है अभी तक का डेवलपमेंट, वो आपको दिखाते हैं। स्वस्थ होकर दिल्ली लौटते ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि मीडिया में जाने की जगह बैठकर विवाद का हल निकालें। इसके बाद आम आदमी पार्टी में सुलह की कोशिशें होती दिख रही हैं। केजरीवाल समर्थक नेताओं ने सोमवार को योगेंद्र यादव के साथ लंबी मंत्रणा की। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में योगेंद्र यादव, संजय सिंह, कुमार विश्वास और आशुतोष शामिल थे। अरविंद से कब मिल रहे हैं? अरविंद से कब मिल रहे हैं सर? जरूर
जैसे ही समय मिलेगा जरूर। प्रशांत भूषण से बात हुई, लेकिन रिश्तों की खटास इतनी आसानी से जाती नहीं दिख रही है। पुरानी बातें और पुरानी तल्ख टिप्पणियां दिल से निकाले नहीं निकल रही हैं। इसी बीच पार्टी की पीएसी से निकाले गए प्रशांत भूषण ने आशीष खेतान से मिलने से इनकार कर दिया। खेतान ने प्रशांत से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन प्रशांत के मुताबिक मिलने की कोई वजह नहीं है। आशीष खेतान के मुताबिक वो प्रशांत भूषण से मिलकर निजी तौर पर माफी मांगना चाहते हैं। दरअसल खेतान ने प्रशांत भूषण और उनके परिवार पर कुछ ट्वीट किए थे, जिससे भूषण परिवार नाराज है। तो मान मुनव्वल का दौर तो जारी है। चलते सीधे रवि सिंह के पास, जो सुबह से इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। रवि, क्या डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि अब से कुछ ही देर में पीएसी की बैठक भी शुरू हो रही है और ये पहली बार होगा कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण उसमें मौजूद नहीं होंगे क्योंकि उन्हें निकाल दिया गया है। क्या कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, अब से 1 घंटे बाद ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है और ये अरविंद केजरीवाल के कौशाम्बी वाले घर में मीटिंग शुरू होगी। इसमें तमाम नेता होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पहली ऐसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है जिसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों ही लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उन लोगों को इस कमेटी से निकाल दिया गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की कल रात ही दिल्ली में वापसी हुई है और अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि 28 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, बड़ी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग से पहले तमाम जो चीज़ें चल रही हैं पार्टी में, खटास चल रही है, वो जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि वॉलंटियर्स हों या कार्यकर्ता हों, उन तक जो है काफ़ी ज़्यादा गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता हैं आपस में ही झगड़ रहे हैं और उसकी वजह से केजरीवाल भी चाह रहे हैं कि इस खटास को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन साफ तौर पर प्रशांत भूषण ने जो मना किया आशीष खेतान से मिलने के लिए, एक साफ संकेत है कि ये जो खटास है वो अभी इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को इसमें दखल देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल को दखल देना पड़ेगा। और इस बीच खबरें सुबह से ये भी आ रही थी कि शायद योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल मिल भी सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर रहेगी नजर। रिश्वतखोरी के खिलाफ 5 साल से संघर्ष कर रहे बुलंदशहर के रविंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी मिली है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर रविंद्र को इंसाफ दिलाने की मांग की है। पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे रविंद्र को इंसाफ की आस जगी है। पिछले 5 साल से रविंद्र की हर शिकायत अनसुनी थी, लेकिन चिट्ठी लिखने के महज 1 महीने में प्रधानमंत्री के ऑफिस ने प्रदेश सरकार को पत्र जारी किया है। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को संबोधित कर इस चिट्ठी में इस मामले में उसे इंसाफ दिलाए जाने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश सरकार ने जिले के अफसरों को इस मामले में सख्त हिदायत के साथ इंसाफ करने के आदेश दिए हैं। सर, इसमें सही जांच हो, मुझे न्याय मिले, जो मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगा है वो खत्म होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अपनी जमीन बचाने के लिए रविंद्र से रिश्वत लेने के बाद चकबंदी अफसरों ने उसी के खिलाफ साल 2011 में केस दर्ज करा दिया था। पुलिस ने भी अफसरों की मदद की और केस दर्ज होने के 3 दिन के अंदर केस में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 22 साल का रविंद्र पिछले 5 सालों में 4 बार एसएसपी, 2 बार डीएम और 1 बार प्रदेश के डीजीपी की अनुसूचित जाति आयोग में पेश हो चुका है। हर चौखट पर मदद की गुहार लगा चुके रविंद्र को जब इंसाफ नहीं मिला तो उसने सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथ हो रही नाइंसाफी की शिकायत की। रविंद्र की शिकायत पर प्रधानमंत्री ऑफिस ने प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी है। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को संबोधित कर इस चिट्ठी में इस मामले में उसे इंसाफ दिलाए जाने के निर्देश दिए हैं। सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करती है। सरकार बात करती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जब कुछ महिलाएं राजनीति में आती हैं, खासतौर पर दलित महिलाएं, तो उनके साथ मारपीट होती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ऐसा मामला सामने आया है। किसी और उम्मीदवार के मैदान में न होने की वजह से शिवपुरी के कुंवरपुर गांव में कुसुमा निर्विरोध उप सरपंच चुन ली गई। आरोप है कि शिवपुरी के कुंवरपुर गांव की दलित महिला कुसुमा जाटव का उप सरपंच बनना गांव के दबंगों को रास नहीं आया और इससे नाराज होकर सरपंच कंचन रावत ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। साथ ही दलित महिला के मुँह में दबंगों ने गोबर भर दिया। इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने महिला और उसके परिवार को गाँव छोड़कर जाने की धमकी भी दी। पटाखे दी और मुँह में लाते नहीं और मुँह में गोबर भर दो और मुंह बचावे आए थे, तिन्हीं को सर में मारा पीट कर दो। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब देश दिन भर में चलते चलते आपको लिए चलते राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जहां पर जौहर उत्सव की शुरुआत हुई है। बता दें कि ये उत्सव 2 दिन तक चलेगा। चित्तौड़गढ़ किला हिंदुस्तान में राजपूत शासकों की शौर्य और वीरता का प्रतीक।
किले का विजय और कीर्ति स्तंभ महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा के पराक्रम की कहानियों की यादें आज भी ताजा कर रहा है। लेकिन किले की एक जगह ऐसी है जो हिंदुस्तान की महिलाओं को शौर्य, मान और शक्ति का एहसास कराती है। ये जगह है किले का जौहर स्थल। जौहर स्थल के अग्निकुंड में हजारों राजपूत रानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी नारी शक्ति को नमन करने के लिए 2 दिवसीय जौहर उत्सव मनाया गया। त्याग की, तपस्या की, संस्कृति और समर्पण की भूमि है। यह देश को हमेशा संदेश दिया जाता है और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा निखारा जाए उसका ये मुझे लगता है ये फैक्ट्री है। ये वीरता जो है एक बहुत बड़ी वीरता है, क्योंकि जब हम लड़ने के लिए जाते हैं हमें पता है कि तलवार है हमारे पास, लेकिन जौहर के अंदर जो वीरता है उसकी कोई मिसाल नहीं है। चित्तौड़ में पद्मिनी के जौहर की याद में एक शोभा यात्रा निकाली गई। ये झांकी रानी पद्मिनी की वीरता की याद ताजा करती है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना तो पद्मिनी को पाने के लिए उसने चित्तौड़ किले पर चढ़ाई कर दी थी। तब चित्तौड़ के शासक और पति राणा रतन सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी ने जो सूझबूझ, शौर्य और पराक्रम दिखाया वो जौहर हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो याद दिलाता है कि महिलाएं अबला नहीं, शक्ति स्वरूपा हैं। देश दुनिया भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन